सुबह अलार्म बजता है, आंखें खुलती हैं, पर दिल नहीं। कोई उठता है, तैयार होता है और निकल पड़ता है। एक और दिन, वही रास्ता, वही काम, पैसे के लिए। लेकिन क्या कभी शांति से बैठकर ये सोचा है कि इस पैसे के बदले हम असल में क्या दे रहे हैं? हम अपनी जिंदगी के कितने घंटे, कितने दिन, कितने साल बेच चुके हैं? ये एक बहुत असहज करने वाला सवाल है, क्योंकि ये हमें उस सच्चाई के सामने खड़ा कर देता है जिसे हम शायद हर रोज नजरअंदाज करते हैं। आज की हमारी जो ये गहरी चर्चा है वो पैसे कमाने के बारे में नहीं है। आज की चर्चा जिंदगी वापस पाने के बारे में है। बिल्कुल। आज हम जिस स्रोत पर बात कर रहे हैं उसका नाम है द लाइफ एनर्जी ऑडिट, रिक्लेमिंग योर टाइम एंड वेल्थ, जो विकी रॉबिन की मशहूर किताब योर मनी और योर लाइफ के सिद्धांतों पर आधारित है। और इसे सिर्फ एक किताब समझना वो एक भूल होगी। ये एक आईना है, एक ऐसा आईना जो हमें हमारी असली जिंदगी दिखाता है, बिना किसी फिल्टर के। और इस चर्चा का मिशन बहुत साफ है। हमें ये समझना है कि पैसा सिर्फ कागज के टुकड़े या बैंक अकाउंट में दिखने वाले नंबर नहीं है। ये हमारी जीवन ऊर्जा है, हमारी लाइफ एनर्जी, वो समय और ऊर्जा जो हमें जिंदा रहने के लिए मिली है। आज हम इसी ऊर्जा की असली कीमत का पता लगाएंगे और ये देखेंगे कि ये समझ हमें असल में आजादी कैसे दिला सकती है। तो चलिए इस आईने में झांकने की हिम्मत करते हैं। स्रोत में एक कहानी है राहुल की। राहुल एक आईटी इंजीनियर है, पैकेज शानदार है, 12 लाख सालाना। कागज पर तो मतलब सब कुछ बेहतरीन लगता है, लेकिन हर सोमवार उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसकी आत्मा का एक हिस्सा निचोड़ रहा हो। ये एक जानी पहचानी कहानी लगती है। बहुत से लोग बाहर से सफल दिखते हैं, लेकिन अंदर से खाली महसूस करते हैं। और उन्हें लगता है कि शायद समस्या उन्हीं में है। हाँ, और राहुल भी बिल्कुल यही सोचता था। फिर एक दिन उसने हिसाब लगाने का फैसला किया, सिर्फ पैसों का नहीं बल्कि अपनी जिंदगी का। उसने देखा कि नौकरी के 10 घंटे, दफ्तर आने जाने में लगने वाले 2 घंटे और फिर काम के तनाव से उभरने के लिए जो दिमागी और जिस्मानी थकान मिटाने में 2 घंटे लगते हैं, कुल मिलाकर दिन के 14 घंटे। ये एक बहुत बहुत जरूरी हिसाब है। हम अक्सर सिर्फ 9 से 5 के घंटे गिनते हैं, है ना? लेकिन ये भूल जाते हैं कि एक नौकरी हमसे उससे कई ज्यादा वक्त और ऊर्जा लेती है। तैयारी का समय, आने जाने का समय और रिकवरी का समय, ये सब उसी नौकरी की लागत है। बिल्कुल। और जब राहुल ने अपनी महीने की 1 लाख रुपए की सैलरी को इन कुल घंटों से, जो महीने का लगभग 308 घंटे बने, उससे भाग दिया, तो नतीजा चौंकाने वाला था। उसकी असली प्रति घंटा आय निकली सिर्फ 325 रुपीज, 325 रुपए। और तब उसे ये एहसास हुआ, और मैं स्रोत से ही कह रही हूँ, मतलब मैं अपनी जिंदगी, अपनी सांसें, अपनी जवानी 325 रुपए प्रति घंटा में बेच रहा हूँ। और यहीं पर सब कुछ बदल जाता है। पैसे को जीवन ऊर्जा के रूप में देखने का मतलब सिर्फ एक गणितीय हिसाब लगाना नहीं है। ये सोच में एक बहुत बड़ा, एक बुनियादी बदलाव है। ये हमें हर खर्च से पहले ये पूछने पर मजबूर करता है, क्या ये चीज़ मेरी जिंदगी के इन कुछ घंटों के लायक है? क्या वो नया फ़ोन जिसकी कीमत शायद 65,000 रुपये है, वो मेरी जिंदगी के 200 घंटों के बराबर है? क्या मैं अपनी जिंदगी के 200 घंटे उस फ़ोन के बदले देने को तैयार हूँ? ये सवाल ही सब कुछ बदल देता है। ये फैसला लेने के तरीके को ही बदल देता है। लेकिन घंटों का हिसाब तो फिर भी लगा सकते हैं, पर कुछ कीमतें ऐसी हैं जिन्हें गिनना नामुमकिन है। स्रोत कहता है कि नौकरी की असली कीमत सिर्फ समय नहीं है, कुछ और भी है। हाँ, वो छिपी हुई लागतें जिन्हें हम हिडन कॉस्ट्स कहते हैं, जिन्हें हम कभी अपनी सैलरी स्लिप पर नहीं देखते। जैसे समीर की कहानी में हुआ। समीर काम से थका हारा घर आता है। उसका छोटा बच्चा दौड़कर आता है, पापा खेलने चलो। और समीर का थका हुआ जवाब होता है, बेटा आज नहीं, मैं बहुत थक गया हूँ। और उसी पल समीर को एहसास होता है कि वो सिर्फ पैसा नहीं कमा रहा, वो अपने बच्चे के बचपन के वो पल खो रहा है जो कभी वापस नहीं आएंगे। इसकी क्या कीमत है? इसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। और स्रोत यहीं पर उन अनगिनत छिपी हुई लागतों की बात करता है। ऑफिस जाने के लिए खास कपड़े, आने जाने का खर्च, मजबूरी में बाहर का खाना, काम का तनाव और उससे पैदा होने वाली स्वास्थ्य समस्याएं, और सबसे बढ़कर परिवार के साथ बिताए जा सकने वाले समय की कमी। ये सब हमारी असली सैलरी से चुपचाप घटता रहता है। मजे की बात यह है कि जो पैसा हम कमाते हैं उसका एक बड़ा हिस्सा वापस उसी नौकरी को बनाए रखने में खर्च हो जाता है। तो ये एक चक्र बन जाता है। हम कमाने के लिए खर्च करते हैं
और फिर और कमाने के लिए और ज्यादा खर्च करते हैं ताकि हम वो चीजें खरीद सकें जो हमें लगता है कि हमें खुशी देंगी। बिल्कुल, और यही सोच हमें एक बहुत बड़े जाल में फंसा देती है, जिसे स्रोत खपत का जाल या कंजम्पशन ट्रैप कहता है। विज्ञापनों की दुनिया, सोशल मीडिया सब हमसे एक ही वादा करते हैं, ये खरीदो तब तुम खुश होगे, वो वाली गाड़ी ले लो तब तुम्हारी इज्जत होगी, उस जगह छुट्टियां मनाने जाओ तब तुम्हारी जिंदगी पूरी होगी। एक ऐसा वादा जो कभी पूरा नहीं होता। स्रोत में आयशा की कहानी है। आयशा हर ऑनलाइन सेल में शॉपिंग करती है। उसका घर चीजों से भरा है, लेकिन उसका दिल खाली है। रात में उसे चिंता होती है, एक अजीब सा खालीपन महसूस होता है। फिर एक दिन उसे समझ आता है, और ये लाइन बहुत गहरी है, मैं चीजें नहीं खरीद रही, मैं अपने इमोशंस को भरने की कोशिश कर रही हूँ। ये मनोविज्ञान बहुत दिलचस्प है। नई चीजों से मिलने वाली खुशी, जिसे हेडोनिक एडॉप्टेशन कहते हैं, बहुत क्षणिक होती है। एक नया फोन 2 दिन उत्साह देता है, एक नई बाइक शायद 1 हफ्ता, उसके बाद वो भी बस एक चीज बनकर रह जाती है और हम वापस उसी खालीपन में लौट आते हैं। हम असल में खुशी नहीं, सिर्फ एक अस्थायी राहत खरीद रहे होते हैं। तो ये खुशी खरीदना नहीं है, ये एक तरह से दर्द को कुछ देर के लिए सुलाना है। पर इस जाल से निकलने का कोई रास्ता तो होगा। अगर ये जाल इतना बड़ा है तो इससे निकलने का पहला धागा कहाँ से पकड़ें? स्रोत के अनुसार पहला धागा है जागरूकता। बिना किसी जजमेंट के सिर्फ ये देखना कि आपकी जीवन ऊर्जा, आपका पैसा असल में जा कहाँ रहा है। और इसके लिए स्रोत एक बहुत ही आसान तरीका बताता है, हर रुपए को ट्रैक करें बिना तनाव के। इसमें एक बहुत शक्तिशाली विचार है, आपका हर पैसा एक वोट है, आप किस तरह की जिंदगी के लिए वोट कर रहे हो। इसमें इमरान की कहानी है। इमरान को हमेशा लगता था कि वो गरीब है, कि उसके पास पैसे बचते ही नहीं। उसकी आमदनी अच्छी थी, पर महीना खत्म होते होते अकाउंट खाली हो जाता था। ये बहुत से लोगों की कहानी है। उन्हें लगता है कि समस्या उनकी कम आए हैं। हाँ, लेकिन जब इमरान ने बिना खुद को कोसे सिर्फ अपने खर्चों को एक डायरी में लिखना शुरू किया, तो कुछ हफ्तों में तस्वीर साफ हो गई। उसे पता चला कि उसके हजारों रुपए हर महीने फूड डिलीवरी एप्स, अलग अलग OTT सब्सक्रिप्शंस और बिना सोचे समझे की गई ऑनलाइन शॉपिंग में जा रहे थे। स्रोत कहता है, समस्या आय नहीं थी, जागरूकता की कमी थी। यहाँ पर बिना तनाव के और बिना जजमेंट के, ये 2 बातें सबसे जरूरी हैं। इसका मकसद खुद को दोषी महसूस कराना या अपनी जरूरतों को कम करना नहीं है। इसका मकसद सिर्फ अपनी आदतों को पहचानना है। ये अपनी जिंदगी का डेटा इकट्ठा करने जैसा है। जब आप देखते हैं कि आपकी जीवन ऊर्जा कहाँ बह रही है, तभी तो आप उसे एक नई दिशा दे सकते हैं। जागरूकता ही बदलाव का पहला कदम है। आपको पता चलता है कि आपकी नाव में छेद कहाँ पर है, तभी तो आप उसे भर सकते हैं। और जब ये जागरूकता आती है, तब एक क्रांतिकारी विचार जन्म लेता है। समाज हमें हमेशा सिखाता है, और चाहिए बड़ा घर, बेहतर गाड़ी, ज्यादा पैसा। लेकिन ये किताब कहती है, ये जानना कि आपके लिए कितना काफी है, सबसे बड़ी शक्ति है। यानी इनफ इज फ्रीडम। ये पूरी कहानी को पलट देता है। और की दौड़ का कोई अंत नहीं है, ये एक अनंत ट्रेडमिल है। लेकिन इनफ यानी पर्याप्त की एक मंजिल है। ये एक फिनिश लाइन है जिसे आप खुद तय करते हैं। स्रोत में शालिनी की कहानी है। शालिनी एक साधारण जीवन चुनती है, अपने खर्चे सीमित रखती है और एक शांतिपूर्ण दिनचर्या अपनाती है। उसके दोस्त और रिश्तेदार उससे पूछते हैं, क्या तुम तरक्की नहीं करना चाहती? और उसका जवाब मुझे बहुत पसंद आया। वो कहती है, मैं शांति की तरक्की कर रही हूँ। ये बहुत शक्तिशाली जवाब है। हम अक्सर तरक्की को सिर्फ पैसों या पद से जोड़ते हैं। शालिनी ने तरक्की की परिभाषा ही बदल दी। यहाँ समाज के और चाहिए वाले दबाव और व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए कितना काफी है, ये तय करने की शक्ति के बीच का अंतर साफ दिखता है। तो ये इनफ का कॉन्सेप्ट है क्या? इसे कोई कैसे तय कर सकता है? स्रोत में इसे इनफ नंबर कहा गया है। ये एक लक्ष्य निर्धारित करने जैसा है। आप हिसाब लगाते हैं कि आपको एक आरामदायक, सुरक्षित और शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए असल में महीने के कितने पैसों की जरूरत है। इसमें आपके घर का खर्च, खाना, स्वास्थ्य, मनोरंजन सब कुछ शामिल है। ये नंबर हर किसी के लिए अलग होगा। तो मतलब अगर कोई ये तय कर ले कि उसे शांति से जीने के लिए महीने के 50,000 रुपए चाहिए, तो वो उसका इनफ नंबर हुआ, और उसके बाद की कमाई सिर्फ एक बोनस है, एक टूल है। बिल्कुल। एक बार जब आप उस लक्ष्य को समझ जाते हैं, तो पैसे के साथ आपका रिश्ता बदल जाता है। उसके बाद कमाया गया हर रुपया
बोझ या जरूरत नहीं, बल्कि आज़ादी खरीदने का एक साधन बन जाता है। पैसा आपका मालिक नहीं रहता, आप पैसे के मालिक बन जाते हैं। और ये इनफ तक पहुंचने का सबसे सीधा रास्ता शायद वही है जिसे हम बचपन से सुनते आए हैं, बचत। लेकिन यहाँ इसका मतलब बिल्कुल अलग है। यहाँ बचत का मतलब कंजूसी करना या अपनी इच्छाओं को मारना नहीं है। नहीं, यहाँ बचत का मतलब है आज़ादी खरीदना, भविष्य का समय खरीदना। हाँ, भविष्य का समय। इसमें अमित की कहानी है, जो एक बहुत ही जहरीले बॉस के नीचे काम करता था। हर रोज घुटन महसूस करता था, लेकिन मजबूरी थी, ईएमआई और खर्चे थे। पर वो चुपचाप बचत करता रहा, और जिस दिन उसके पास 6-7 महीनों के खर्च के बराबर बचत हो गई, वो अपने बॉस के कैबिन में गया और पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, मैं इस्तीफा दे रहा हूं। उसका बॉस हैरान था, लेकिन अमित आजाद था। उस पैसे ने उसे कुछ खरीदने की शक्ति नहीं दी, उसने उसे ना कहने की शक्ति दी। ये एक बहुत बड़ा मानसिक बदलाव है। हम बचत को अक्सर किसी चीज को खरीदने के लिए करते हैं, घर, गाड़ी या छुट्टियों के लिए। लेकिन ये स्रोत हमें सिखाता है कि बचत से हम जो सबसे कीमती चीज खरीद सकते हैं वो है ना कहने की शक्ति। अगर आपके पास 6 से 12 महीने के खर्चों की बचत है, तो आप एक खराब नौकरी को ना कह सकते हैं, एक बुरे प्रोजेक्ट को ना कह सकते हैं, एक अस्वास्थ्यकर जीवन शैली को ना कह सकते हैं। ये आपको अपनी शर्तों पर जीने का आत्मविश्वास देता है। ये एक सुरक्षा कवच है। तो ये आजादी सिर्फ नौकरी छोड़ने की नहीं है, ये अपनी शर्तों पर जीने की आजादी है। और यहीं पर शायद निवेश और काम के मायने भी बदल जाते हैं। स्रोत के आगे के हिस्से इसी नींव को मजबूत करते हैं, जैसे मूल्यों के साथ निवेश करना, मतलब ऐसा पैसा कमाना जो आपकी नींद ना छीने। हाँ, और वित्तीय स्वतंत्रता को जीवन की स्वतंत्रता से जोड़ना। अगर हम इन सभी विचारों को एक साथ जोड़ें, तो वित्तीय स्वतंत्रता का असली मतलब काम बंद करके बैठ जाना नहीं है। इसका असली मतलब है चुनने का अधिकार मिलना। ये अधिकार कि आप क्या काम करना चाहते हैं, किसके साथ करना चाहते हैं, कब करना चाहते हैं और कहां से करना चाहते हैं। ये अपनी जिंदगी को खुद डिजाइन करने का अधिकार है। पैसा तब आपका मालिक नहीं, बल्कि आपकी इस डिजाइन को हकीकत में बदलने का एक साधन बन जाता है। पूरी चर्चा के बाद ये स्रोत हमें एक सबसे शक्तिशाली और अंतिम सवाल के साथ छोड़ जाता है। एक ऐसा सवाल जो शायद हम सबको खुद से पूछना चाहिए। अगर आज आपका आखिरी दिन हो, क्या आपको लगेगा कि आपने अपनी जिंदगी सच में जी? एक ऐसा सवाल जो हमें रुककर सोचने पर मजबूर कर देता है। तमाम हिसाब किताब, प्लानिंग और बचत के परे आखिर में यही सवाल मायने रखता है। अंत में सवाल सिर्फ एक ही रह जाता है, और पूरी चर्चा का सार भी यही है, पैसे के लिए जिंदगी या जिंदगी के लिए पैसा? और इसका जवाब एक मानसिक बदलाव में छिपा है। पैसे को अपने बॉस की जगह अपना नौकर बनाना। एक ऐसी स्थिति जहां हम पैसे को नियंत्रित करते हैं, पैसा हमें नहीं। ये ऑडिट सिर्फ पैसों का नहीं, बल्कि हमारी पूरी जिंदगी, हमारी प्राथमिकताओं और हमारे सपनों का है। स्रोत के अंतिम वाक्य कुछ इस तरह है, आज से आप अपनी जिंदगी खुद डिजाइन करोगे। हर खर्च एक चुनाव होगा, हर कमाया हुआ रुपया आजादी की ओर एक कदम होगा। और जब कोई पूछे योर मनी और योर लाइफ, आप कहोगे मेरी जिंदगी। ये किताब जिंदगी को चुनने के लिए कहती है, लेकिन असली काम शायद उस चुनाव के बाद शुरू होता है। अगर आज कोई अपनी जिंदगी चुनता है, तो वो पहली चीज क्या होगी जो वो बदलेगा? अपने बैंक अकाउंट में नहीं, बल्कि अपने आज के दिन में, अपने अगले 1 घंटे में। शायद असली आजादी वहीं से शुरू होती है।